Question number 14. Trading and profit and loss account for the year ending on 31st March 21. ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में एग्जाम में इस तरीके से प्रॉपर लिख कर आना है। क्वेश्चन देख लेना कि कितना लेंथी है, उसके अकॉर्डिंग तुम अपना फॉर्मेट बनाना, क्योंकि मैं तो एडजस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा रफ कर लिया या कुछ, तो तुम लोग थोड़ा उस हिसाब से बनाया करो, स्पेस थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेकर चलना। बैलेंस शीट एज एट 31st March 21. तो देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो द बैलेंस शीट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो वही हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है। क्लोजिंग स्टॉक की देखो हमें दो वैल्यूज गिवन है, तो मैंने तुम्हें बताया था अगर हमारी कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस स्टॉक को मार्केट में सेल करने लगे तो हमें उससे कितने पैसे मिल जाएंगे, जो भी दोनों में से कम होता है ना, हमें वो वाली वैल्यू लेकर चलनी होती है। अगर एक ही वैल्यू गिवन है तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें गिवन है, देखो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना था 35,000, मैम अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है और वैसे कम है तो कौन सी लेंगे? जो भी दोनों में से कम होगी हमें वो वैल्यू लेकर चलनी है। ओके मैम, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमें दो वैल्यूज गिवन है, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो एक है 35,000, एक है 30, तो हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है, तो हम यहाँ पर अपनी कम वाली वैल्यू लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पर 30,000, ठीक है, जो हमारी वैल्यू कम है। दूसरा इफेक्ट इसका कहा जाता है हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड में, स्टॉक के नाम से हम कितना लिख देंगे 30,000, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ न्यू मशीन वाज परचेज्ड फॉर 3,000 ऑन 1st April 2020 बट इट वाज नॉट पेड फॉर एंड नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स। देखो इस क्वेश्चन में जो मशीन से रिलेटेड पॉइंट्स हमें गिवन है ना, वो काफी अच्छे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। हमें यहाँ पर कुछ वर्किंग नोट बनाने हैं। देखो हमने एक जो मशीन परचेज की थी, हमने एक 1st April 20 को एक मशीन परचेज की थी, ठीक है। कितने की थी वो मशीन 3,000 की थी, जिसकी हमने बुक्स में एंट्री पास ही नहीं करी। इसका मतलब क्या है कि जो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर मशीन की वैल्यू गिवन है ना, उसमें ये 3,000 रुपीज इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमें मशीन की कॉस्ट में ये इंक्रीज करना पड़ेगा, मशीन की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी 3,000 से। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा मशीन से रिलेटेड है, तो मैं साथ साथ ले लेती हूँ। लिखा हुआ है वेजेस इंक्लूड 5,500 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। देखो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर किया था,
वहां पर मैंने बताया था कि अपने एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर देखो वेजेस में 500 रुपीज वो वाली वेजेस इंक्लूड है जो कि मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए पे किया गया था। तो देखो हमें पता है जो मशीन की इंस्टॉलेशन पर एक्सपेंसेस होते हैं जितने भी, वो सारे हमारे मशीन अकाउंट में जाते हैं, ना कि वेजेस में जाएंगे। मतलब वेजेस अगर हमने पे की है मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए तो वो मशीन अकाउंट डेबिट करना था हमें, ना कि वेजेस अकाउंट। तो अगर मैं इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करती हूँ, रेक्टिफिकेशन एंट्री वो क्या बनेगी बताओ। सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताओ। वेजेस पेड फॉर वेजेस इंक्लूड 500 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन की। मुझे इसको सही करने के लिए क्या जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी? पॉइंट नंबर 3। बोलो। मतलब हमने मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए हमने वेजेस पे की थी और हमने उसको गलती से मशीन वेजेस में इंक्लूड कर लिया। बोलो भाई जल्दी से। सही करने के लिए मैं क्या करूंगी? मशीन अकाउंट डेबिट, मुझे वो मशीन की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी और वेजेस की वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने गलती से वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया मशीन अकाउंट डेबिट करने की जगह। कितने रुपए थे? 500। ठीक है। तो अब तुम एक चीज देखो, जो हमारी मशीन की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में गिवन है, कितनी गिवन है मशीन की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में? मशीन हमारी है 14,600। अगर तुम मशीन की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में चेक करते हो, मशीन की वैल्यू जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो गिवन है 14,600। तो मशीन की न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी? न्यू वैल्यू ऑफ मशीन, रिवाइज वैल्यू बोल सकते हैं। बोलो कितनी आनी चाहिए रिवाइज वैल्यू मशीन की? 14,600 तो पहले से हमें गिवन है, प्लस ये वाले 3,000 जो हमने इंक्लूड नहीं किए थे, प्लस क्या होगा, ये जो 500 हमने इंस्टॉलेशन के लिए पे किया था, ये 500 भी हमारा मशीन की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। यानी कि मशीन की जो रिवाइज वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 14, और ये सब हम ऐड कर लेंगे 17,000, 17 ही 18,100। तो ये हमारी आ जाएगी मशीन की रिवाइज वैल्यू। कोई डाउट है इस पॉइंट में तो मुझे बता दो। मींस मुझे जो ट्रायल बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू लिखनी है वो ये वाली वैल्यू लिखनी है। ये वाली वैल्यू हमारी कैसे आई मैं फिर से बता देती हूँ। हमने एक मशीन परचेज की थी 1 अप्रैल 20 को 3,000 की, वो मशीन में इंक्लूड नहीं किया गया था। दूसरा इफेक्ट उसका कहा जाएगा, एक चीज और, जो हमने ये मशीन परचेज की थी इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? सेकंड पॉइंट की जर्नल एंट्री मुझे बताओगे क्या होगी? मशीन परचेज करने की मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? विच वॉज बट इट वॉज नॉट पेड फॉर, पे नहीं किया हमने, तो कैश अकाउंट नहीं होगा। इसकी जगह मैं क्या कर दूंगी? सप्लायर के अकाउंट में डाल दूंगी, टू सप्लायर अकाउंट। मुझे सप्लायर का नाम गिवन नहीं है तो इसलिए मैं सप्लायर अकाउंट क्रेडिट करूंगी 3,000 से। प्लीज ये जर्नल एंट्री पास कर लेना, क्योंकि इनका इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। एक तो देखो इस एंट्री का क्या इफेक्ट होगा, मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 3,000 से, दूसरी साइड हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 3,000 से। तो मैं देखो कैसे कैसे इसको लिखूंगी। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी तो बैलेंस शीट में मैं क्या करूंगी, मशीन की वैल्यू लिखूंगी। कितना? मशीन की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी? 14,600 तो पहले से थी, प्लस 3,000 जो हमने नई मशीन परचेज की थी, प्लस 500 जो वेजेस पे किया था, तो ये हो जाएगा 18,100। और ये जो 3,000 है ना, ये वाला 3,000, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? जब मैं इधर क्रेडिटर लिखूंगी, यहाँ पर जब मैं क्रेडिटर्स की वैल्यू लिखूंगी, सप्लायर्स, क्रेडिटर हमारे सप्लायर ही तो होते हैं, उसमें मैं ये 3,000 इंक्रीज कर दूंगी। अब हमें क्रेडिटर पहले से भी गिवन होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर इंक्रीज कर दूंगी, इसमें ऐड कर दूंगी कौन सी वाली वैल्यू?
जो हमने मशीन परचेज की थी उसके लिए जो क्रेडिटर थे, यहाँ पर 3000 रुपीज ऐड हो जाएंगे। तो पहले हम क्रेडिटर की वैल्यू देख लेंगे, बाद में कर लेंगे इसको, और उसमें ये 3000 रुपीज ऐड कर लेंगे। जो ये वेजेस वाला इफेक्ट था, ये एक साइड तो हमारा मशीन की वैल्यू इंक्रीज कर देगा, दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, जब हम वेजेस लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पर जब मैं वेजेस लिखूंगी तो वेजेस में से माइनस कर दूंगी इंस्टॉलेशन चार्जेस, क्योंकि वेजेस को मुझे डिक्रीज करना है। वेजेस में से हमने माइनस कर दिया और मशीन की वैल्यू में ऐड कर दिया, मशीन की वैल्यू में ऐड कर दिया। इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने वेजेस में से माइनस कर दिया और हमने मशीन की वैल्यू में ऐड कर दिया। किसी को इन दोनों पॉइंट में, तुम दोनों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दो अभी। नो मैम। क्लियर है अच्छे से? तो कहीं भी इस टाइप से कोई भी पॉइंट आता है ना, अगर तुम्हें उसकी जर्नल एंट्री मालूम है तो तुम उसका इफेक्ट इजीली बैलेंस शीट में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये ध्यान रखना है, जितने भी पॉइंट्स हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन में होते हैं उनके डबल इफेक्ट आते हैं। डबल इफेक्ट क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे पहले, समझ रहे हो? तो कोई भी हम बाद में रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमें पता है हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग है, एक चीज डेबिट होती है दूसरी क्रेडिट होती है, तो इसलिए हमेशा हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट आता है। तो बस ये सोचना है उसका दो जगह कहाँ इफेक्ट जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो प्रोविजन के लिए क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज रेज्ड टू 1400। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें देखो ध्यान से देखो, ये बोल रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज रेज्ड टू, हमें न्यू प्रोविजन जो बनाना है उसकी वैल्यू मुझे बता सकते हो, न्यू प्रोविजन कितना है? मैं न्यू क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले से गिवन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा ये बोल रहे हैं कि इसको रेज कर दो टू 1400 यानी कि नया प्रोविजन टोटल 1400 नहीं है, उससे बोला है 1400 तक लेकर जाओ। यानी कि जो पहले से प्रोविजन बना हुआ था 800 का, ये कह रहे हैं पहले जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन है वो पहले से कितना है, ओल्ड प्रोविजन की अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिखती हूँ, ओल्ड प्रोविजन इज 800, नया प्रोविजन के लिए ये बोल रहे हैं कि इसको 1400 तक लेकर जाओ। कहां तक लेकर जाओ? 1400 तक। अच्छा मैं अभी पूरा इसका एक साथ इफेक्ट लूंगी तब बताती हूँ। एंड फर्दर बेड डेट्स ऑफ 300 वर रिटर्न ऑफ। फर्दर बेड डेट्स, न्यू बेड डेट्स की बात भी कर रहे हैं वो। न्यू बेड डेट्स कितने हैं? 300। अच्छा इसका इफेक्ट ना मुझे तुम लोग बताओगे। बैलेंस शीट में चेक करते हैं क्या क्या हमें गिवन है। मैंने बताया था जब भी प्रोविजन का पॉइंट आएगा तो तुम्हें एक तो ओल्ड प्रोविजन चेक करना है, बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में पहले से गिवन है या नहीं है। दूसरी चीज ओल्ड बेड डेट्स भी चेक करने हैं, क्या ओल्ड बेड डेट्स भी गिवन है। तो हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो हमें 1000 के पहले से बेड डेट्स भी गिवन है। ओल्ड प्रोविजन भी था, ओल्ड बेड डेट्स भी थे, न्यू प्रोविजन भी है, न्यू बेड डेट्स भी है। और डेटर्स की वैल्यू हमारी कितनी है? डेटर्स की वैल्यू है हमारी 43,800। ठीक है, वो नए प्रोविजन के लिए बोल रहे हैं कि इसको 1400 तक लेकर जाना है इस बार। तो अब मैं इसका इफेक्ट देखो कैसे लूंगी, तुमको वैसे मालूम ही है, ये कोई नया पॉइंट नहीं है, हम कई बार कर चुके हैं। जब हम यहाँ पर डेटर्स लिखेंगे, पहले मैं बैलेंस शीट में ही कर लेती हूँ। डेटर्स की वैल्यू हमारी 43,800 गिवन है, ठीक है। इसमें से मैं जो न्यू वाले बेड डेट्स होंगे, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेड डेट्स हैं, वो माइनस कर दूंगी। कितने? 800। और क्या गिवन है हमें? सॉरी 300। न्यू बेड डेट्स हमारे कितने हैं? 300। और क्या गिवन है? न्यू प्रोविजन। वो बोल रहे हैं उसको 1400 तक लेकर जाओ इस बार, तो 1400 हमारा ये हो गया। दूसरा इफेक्ट इसका देखो कहाँ जाएगा, जब हम ट्रायल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बेड डेट्स। मैंने कहा था ये चारों चीजें ना एक साथ लिखनी है। ये बेड डेट्स कौन से वाले हैं?
जो ट्रायल बैलेंस में पहले से गिवन है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी न्यू बेड डेट्स। ये कंप्लीट एडजस्टमेंट है यहाँ पर हमारी, कितना 300। इसमें मैं ऐड कर दूंगी न्यू प्रोविजन 1400, और जो ओल्ड प्रोविजन है उसको हम यहां से माइनस कर देते हैं। ओल्ड प्रोविजन की वैल्यू देखो हम क्या कर देंगे, ओल्ड प्रोविजन की वैल्यू हम यहां से माइनस कर देंगे। कितना है ओल्ड प्रोविजन हमारा, 800। इन सबको नेट करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 1900। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक साथ करके लिखनी है, ये चीज ध्यान रखना। तो न्यू प्रोविजन उन्होंने बोला था उसको लेकर जाना है रेज्ड टू 1400 तक लेकर जाना है, यानी कि इस बार जो तुम्हें प्रोविजन बनाना है वो 1400 तक लेकर जाना है। लग रहा था कि जैसे इनका डिफरेंस तो नहीं लेना, लेकिन जब हम ट्रायल बैलेंस, जब हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली हम दोनों का डिफरेंस लेकर ही चलते हैं। यहाँ पर देखो 800 रुपीज हमने क्या किया है, माइनस किया है। ये 800 माइनस करने का मैंने लॉजिक पहले भी बताया था। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पहले वाले बेड डेट्स होते हैं ना, और या ये न्यू बेड डेट्स जो है, ये पहले हमारे ओल्ड प्रोविजन से सेट ऑफ किए जाते हैं, ये इसलिए हम यहाँ पर माइनस करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, किसी किसी क्वेश्चन में ना ऐसा भी होगा कि ये जो ओल्ड प्रोविजन की वैल्यू है ये इतनी ज्यादा होगी कि ये नेट करके वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, तो यहाँ पर ये वैल्यू माइनस वाली तो तुम लिख नहीं पाओगे। तो उस केस में तुम क्या करना, ये ओल्ड प्रोविजन की वैल्यू क्रेडिट साइड में लिख देना अलग से। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे सामने आया नहीं है, बट मान लेते हैं ये वैल्यू हमारी इतनी होती, मान लेते हैं ये 3000 होता ओल्ड प्रोविजन, तो ये 3000 होता तो ये तो नेट करते तो माइनस में आ जाता नेट वैल्यू। तो हमें क्या, उस केस में मैं क्या करती, ये ओल्ड प्रोविजन वाली वैल्यू क्रेडिट साइड में लिख देती, क्योंकि इधर माइनस करने का मतलब क्या है कि अगर मैं उसको क्रेडिट साइड में भी लिख दूंगी तब भी मेरा सेम चीज है, सेम इफेक्ट ही आएगा उसका। ठीक है, आंसर में कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन वो प्रेजेंटेशन थोड़ी ठीक लगती है बस। तो आई थिंक तुम्हें ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा, डेटर्स वाला। हमने क्या किया, जो बाहर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेड डेट्स और प्रोविजन दिए हुए थे, डेटर्स में से माइनस कर दिए, और इन दोनों को ओल्ड वाले बेड डेट्स के साथ ऐड करके लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इनका हम टोटल करके लिख देते हैं बाहर, कितना आता है, ये 8 में से 3 गया, कितना हो गया 5, ये टोटल सॉल्व कर लेना कितना हो जाता है 700, 42,100, सॉरी 32, कितना हो जाएगा ये 42,100। ठीक है, तो प्रोविजन वाले पॉइंट में कोई इश्यू तो नहीं है, और तो सारे पॉइंट्स नॉर्मल ही हैं वैसे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इन द मंथ ऑफ मार्च 21, देखो मार्च 21 की बात कर रहे हैं, मार्च के महीने की ही बात है। इफ फायर ब्रोक आउट एंड डिस्ट्रॉयड स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 8000, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना एडमिट किया है 5000, एंड द अमाउंट वाज पेड इन अप्रैल। जो इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिला है वो अप्रैल में मिला है, यानी कि जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन तक इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया नहीं था, क्लेम एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये चीज तुम्हें मालूम है, हमने कल भी इसको डिटेल में देखा था। हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यू का स्टॉक हमारा जल गया है, जितने में आग लग गई है 8000 रुपीज, उतना हम परचेजेस में से माइनस कर देंगे। तो जब मैं यहाँ पर परचेजेस लिखूंगी, जब मैं यहाँ पर परचेजेस की वैल्यू लिखूंगी, परचेजेस में से माइनस कर दूंगी क्या, लॉस बाय फायर, कितना 8000। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इंश्योरेंस कंपनी ने कितना एक्सेप्ट किया है। इंश्योरेंस कंपनी ने 5000 एक्सेप्ट किया है, तो यानी कि एक्चुअल में हमें 3000 का लॉस हुआ है। जो 3000 का लॉस है उसको मुझे कहाँ दिखाना है, टू लॉस बाय फायर के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आया ना ये 3000 कहाँ से आया, और 5000 रुपीज मुझे यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के नाम से लिखने हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा 5000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जो हमने लिखा है। क्लियर है, जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया था।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखो क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस वर 700 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज वर 500। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हमारा क्या होता है, तो ये बैलेंस शीट में आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लिख देती हूँ, दोनों को एक साथ ऐड करके दिखा देती हूँ। वेजेस कितनी है 700 प्लस सैलरीज कितनी है 500, तो ये कितना हो जाएगा 1200। दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ आएगा, वेजेस में हमें क्या करना पड़ेगा, वेजेस में ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। वेजेस की वैल्यू भी लिख देते हैं साथ साथ उठाकर यहाँ से। ट्रायल बैलेंस में देखो वेजेस की वैल्यू हमारी गिवन है कितनी 31,250। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट हमारा हमने लिख दिया बैलेंस शीट में। और सैलरीज की वैल्यू देखो कितनी है 5610। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2 सैलरीज 5610, इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 500। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6110। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं। तो देखो इंश्योरेंस की वैल्यू हमारी ट्रायल बैलेंस में है 1250, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टू इंश्योरेंस 1250। जो प्रीपेड वाला पार्ट है उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना है 250, तो ये हो जाएगा हमारा 1000। और क्या हमें दिया हुआ है प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी मैं यहाँ साथ साथ लिख देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ, मेरा थोड़ा स्पेस कम है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस देखो कितना दिया हुआ है हमें ट्रायल बैलेंस में 3500। यहाँ से ये प्रीपेड वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट तो ऐसी है तुम्हें एग्जाम में जरूर मिलेंगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और बहुत सिंपल भी है। ठीक है, दूसरा इफेक्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस का कहाँ आता है हमारा एसेट्स में, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी प्रीपेड एक्सपेंस, दोनों को एक साथ ऐड करके दिखा देंगे जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने किया था 250 प्लस 500, तो ये हो गया हमारा 750। ठीक है, अब देखो लास्ट पॉइंट है हमारा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। अरे ये हमें मशीन का तो साथ साथ सॉल्व कर लेना चाहिए था, चलो कोई नहीं। देखो हम मशीन वाला पॉइंट कर रहे थे ना, मैं यहीं पर ही बता देती हूँ मशीन का डेप्रिसिएशन। ठीक है, मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। अब देखो मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हम कितनी वैल्यू के ऊपर लगाएंगे 18,100 के ऊपर, तो मैं यहीं पर ही कैलकुलेट कर लेती हूँ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 18,100 का 10%। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1810। पूरा 18,100 पर पूरे साल का लगेगा, क्यों, क्योंकि जो हमने 3000 की मशीन परचेज की थी वो ईयर के स्टार्टिंग में ही कर ली थी। अगर ये वाली मशीन मिड ऑफ द ईयर या किसी और डेट पर होती तो हम 14,600 पर अलग डेप्रिसिएशन लगाते और ये वाली वैल्यू पर अलग लगाते, मतलब जितने मंथ्स का लगना होता उतने मंथ्स का लगाते। बट ये मशीन क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही परचेज कर ली थी तो इसलिए पूरा 18,100 के ऊपर 10% लगेगा, तो ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन कितना 1810। ये तो हो गया मशीन का। और फर्नीचर के ऊपर लगाना है 15%, तो फर्नीचर का भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं 15%। चलो मैं यही लिख देती हूँ डायरेक्टली, मशीन को मुझे ठीक करना पड़ेगा। अब मशीन की वैल्यू हमारी देखो कितनी थी, मैंने नीचे इनका टोटल करके दिखाया हुआ है कि ये 18,100 कैसे आया था।
इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 1810, ठीक है। ऐसे ही फर्नीचर की वैल्यू हमें ट्रायल बैलेंस में कितनी गिवन है, 3400। इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन 15% है, तो 3400 का 15% कैलकुलेट करते हैं तो कितना बनेगा, आई थिंक 510। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना बाकी और तुम लोग तो कहीं कैलकुलेशन का इश्यू होगा तो तुम चेक कर लिया करो थोड़ा सा। ठीक है, मेन हमारे लिए एडजस्टमेंट्स है। इसको भी लिख दो माइनस करके, कितना हो जाएगा ये 0, 9, $17,290। चेक कर लेना, आई डोंट नो ये इतना ही बचेगा क्या, मैंने शायद गलत लिखा है क्या, 16 आएगा क्या यहाँ पर। ठीक है, एक बार कैलकुलेशंस प्लीज चेक कर लेना। आई थिंक देखो तुम्हें सारे पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर होंगे। मेन इस क्वेश्चन में जो हमारा पॉइंट था वो एक तो मशीन से रिलेटेड पॉइंट था, जिसमें वेजेस का भी थोड़ा सा रोल था, और दूसरा मुझे जो ठीक पॉइंट लगा वो लगा है, और तो कोई मेरे ख्याल से नया है ही नहीं, बस एक मशीन वाला पॉइंट है जो नया है, और सारे पॉइंट्स हमारे पहले जो भी हमने किए थे वो सब वही है। ठीक है, थोड़ी सी बस एडजस्टमेंट ज्यादा है और कुछ ऐसा खास नया नहीं था, बस मशीन का पॉइंट हमारा अच्छा पॉइंट था। तो 14 क्वेश्चन तुम बाकी का पार्ट कंप्लीट कर लेना। और एक चीज और मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ, ये जो मैं क्वेश्चंस इनकम्प्लीट छोड़ देती हूँ ना एडजस्टमेंट करा के, ऑलमोस्ट हमारा मोर देन हाफ तो हो ही चुका है, कुछ ही पॉइंट्स इसमें बचे हैं जो लिखने से रहते हैं, बाकी जो जो जहाँ आने हैं वो तुम वहां पर लिख देना। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चंस को इनकम्प्लीट यहाँ पर रहने देती हूँ उनको सेम डे कंप्लीट जरूर किया करो। ठीक है, उससे मुझे ये पता चल जाएगा, तुम चेक करोगे किसी क्वेश्चन में अगर तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में तुम बताओगे कि इसमें ये आंसर मैच नहीं किया था, वहां पर हम चेक कर लेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो रही है या कोई और इशू तो नहीं है। ठीक है, तो प्लीज उसको जरूर किया करो। क्वेश्चन नंबर हमारा 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी एक बार देख लेते हैं, उसकी भी सारी एडजस्टमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो मुझे बता दो। कृतिका तुम्हारा बीच में ये क्वेश्चन रह गया है तो मैं क्लास अपलोड कर दूंगी, वहां से पूरा कर लेना, अपना चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 मैं अभी करा रही हूँ, और प्लीज ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना जरूर। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, जहां जहां हमें नई एडजस्टमेंट लिखनी है वही उसी तरह से जैसे मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया था उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारी एडजस्टमेंट्स ठीक ठाक ही है। जल्दी से तुम लोग फॉर्मेट बना लो। लाइबिलिटीज एसेट्स में पूरा नहीं लिखा, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए तुम्हारा ठीक आना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे हो जाने ही चाहिए मोस्टली, मतलब तुम्हें तो अपनी नोटबुक में जितने भी क्वेश्चन है सभी सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट ही देखो क्या लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट एंड इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो देखो मैंने बताया था जो भी दोनों में से कम होगी हमें वो लेनी है। तो अभी संस्कृति तुम पूछ रहे थे लास्ट क्वेश्चन में कि अगर कॉस्ट प्राइस कम होगा एनआरवी से तो हमें वहां पर कॉस्ट लेना है। यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस कम है, एनआरवी ज्यादा है, तो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं 27,300, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो वैल्यू दोनों में से कम होगी हम वो वाली वैल्यू ले लेंगे 27,300। यहाँ पर लिख देते हैं स्टॉक की वैल्यू 27,300, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फायर वाला पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है, फायर देखो कब लगी थी 23 मार्च, यानी कि हमारी बैलेंस शीट की डेट से पहले ही लगी है। कितने गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, 10,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए और 6,000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया। आई थिंक ये पॉइंट तो तुम्हें अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं साथ साथ लिख देती हूँ, देखो इंश्योरेंस कंपनी ने जितना एक्सेप्ट किया है वो तो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से बैलेंस शीट में आ जाएगा। कितना एक्सेप्ट किया है, 6,000 का, जबकि गुड्स कितने डिस्ट्रॉय हुए थे, 10,000 के। तो एक्चुअल लॉस हमें हो गया 4,000 का। तो हम क्या करेंगे, परचेजेस में से तो पूरा माइनस करेंगे। परचेजेस में तो लॉस बाय फायर हम पूरा 10,000 माइनस करेंगे, और जो एक्चुअल वाला लॉस होता है 4,000 का, जो एक्चुअल में लॉस हुआ है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू लॉस बाय फायर के नाम से। कितना आ जाएगा यहाँ पर 4,000। अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा एक्सेप्ट कर लेती 10,000 तो यहाँ पर फिर कुछ भी नहीं आता, है ना। परचेज की वैल्यू भी मैं लिख देती हूँ साथ साथ। परचेज की वैल्यू हमारी थी कहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे, तो कहीं दिख रही है तुम लोगों को परचेज की वैल्यू? हाँ दिख गई 80,000। ठीक है, इसमें शायद अभी परचेज रिटर्न या ये सब भी है, तो अभी एक एडजस्टमेंट इसमें और हो जाएगी, इसलिए मैं बाहर इसका टोटल नहीं लिख रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेड डेट से रिलेटेड। बेड डेट्स का पॉइंट देखो वही हमारा रिपीट हो रहा है। यहाँ पर बस एक चीज और एक्स्ट्रा है, एक क्वेश्चन में हमारी ये आई भी थी, ये वाला पॉइंट आया भी था। देखो जो हमारा ये बेड डेट्स वाला पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 3, इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग नोट बनाना होगा तुम्हें। लिखा हुआ है बेड डेट्स कितने हैं 400, तो हम यहाँ पर सारी चीजें लिख देते हैं। बेड डेट्स की वैल्यू कितनी है 400। प्रोविजन कितना बनाना है 5%। और एक और प्रोविजन बनाना है इसमें, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो देखो ये एक क्वेश्चन में और आया था, अगर तुम लोगों को ध्यान होगा तो मैंने वहां पर भी बताया था। 2% का हमें ये भी बनाना है। अब अंदर तुम ट्रायल बैलेंस में चेक करो क्या क्या गिवन है हमें। डेटर्स की वैल्यू गिवन है 18,400। डेटर्स की वैल्यू कितनी गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर 18,400। और क्या क्या गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी गिवन है, कितना 1,000, यानी कि मैं उसको ओल्ड प्रोविजन बोल दूंगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये ओल्ड वाला है। अब देखो इन क्वेश्चन में ये सारी चीजें इतनी रिपीट हो रही हैं, अब तुम्हें ये कंसेप्ट ना अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी दिया हुआ है पहले से, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट होता है ना, ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता है, सेम ट्रीटमेंट है।
कितना है ये 380। और देखो बेड डेट्स गिवन है पहले से या नहीं, बेड डेट्स भी हमें गिवन है कितने 400, यानी कि ओल्ड बेड डेट्स भी है हमारे पास। सब चीजें नई भी बनानी है और सब चीजें हमारे पास पहले से भी है। तो पहले हम ये 5 जो हमें न्यू क्रिएट करनी है, पहले हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो न्यू प्रोविजन कितना बनाना है हमें, कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम कैसे करते हैं, डेटर्स में से पहले माइनस करते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेड डेट्स गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कितने बेड डेट्स गिवन है 400 के। तो 18,400 में से पहले मैं 400 माइनस करूंगी, उसके ऊपर 5% का प्रोविजन बना लूंगी। तो ये हमारा आ जाएगा 18,000 का 5% कितना हो जाएगा 900। ठीक है, ये तो हो गया हमारा न्यू प्रोविजन। अब मुझे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है, वो भी हमें 2% गिवन है, तो वो भी मैं पहले कैलकुलेट कर लेती हूँ। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, देखो यहाँ मैंने बताया था हम डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बना रहे हैं कि हम कितने डेटर्स को डिस्काउंट देने वाले हैं, उसके लिए हम एडवांस में प्रोविजन बनाकर चल रहे हैं। तो इसमें से देखो क्या क्या माइनस होता है, डेटर्स की वैल्यू में से बेड डेट्स तो माइनस होंगे ही, क्योंकि जो हमारे बेड डेट्स हो चुके हैं उनको तो हमें डिस्काउंट देना ही नहीं है। माइनस जिनके ऊपर हमें डाउट है, जो हमने ये नया डाउट क्रिएट किया है, ये भी इसमें से माइनस किया जाता है, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर मुझे डाउट है कि इनसे मुझे रिकवरी नहीं होगी, उनको मैं डिस्काउंट भी अलाउ नहीं करूंगी। तो हमारा जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाला कंसेप्ट है, उसमें ये चीज ध्यान रखनी है, इसको हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बाद में सॉल्व करना है, इससे पहले नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें से तुम्हारी न्यू बेड डेट्स की वैल्यू भी माइनस होगी और न्यू प्रोविजन की वैल्यू भी माइनस होगी। ठीक है, अब इस वैल्यू के ऊपर 2% है, तो मेन पॉइंट हमारा यहाँ पर सीखने का ये था कि इसमें से तुमने क्या क्या एडजस्ट किया है वो चीज देखो। ठीक है, ये कौन कौन सी वैल्यू हमने यहाँ से लेस की है, एक तो न्यू बेड डेट्स और एक न्यू प्रोविजन। तो न्यू बेड डेट्स और एक न्यू प्रोविजन। ठीक है, तो वैल्यू हम चेक कर लेते हैं कितनी आएगी। 17,100 का 10% 2% कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा ये। 342। ठीक है, तो 342 हमारा हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब देखो हमें इसको कैसे लिखना है, जैसा हम अभी तक करते आए हैं। आते हैं एक बार पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान से देखना मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पर। 2 बेड डेट्स, बेड डेट्स पहले हम जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बेड डेट्स गिवन है वो वाली वैल्यू लिख देते हैं। तो देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें 400 के बेड डेट्स गिवन थे। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे न्यू बेड डेट्स जो बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे 400 के हैं। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना था ये हमारा, जो हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट भी की थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, कितनी आ रही थी 900। एक चीज और नहीं आई है बस, क्या, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, ये नया पॉइंट है 342। इसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये चीज तो तुम्हें मालूम ही थी, ओल्ड प्रोविजन हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। जैसे हम ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करेंगे, ऐसे ही हम ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी माइनस करेंगे। ये थोड़ी सी लेंदी है बट सिंपल, मतलब इसमें ना, मतलब मैं इसे कह सकती हूँ ये एक तरीके से कंप्लीट आया। अब इन सब का टोटल करके यहाँ पर तुम्हें बाहर लिखना है। ठीक है, टोटल इनका देख लेना कितना आ रहा है। ये हमारी मैक्सिमम थी एडजस्टमेंट, क्योंकि इसमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाला पॉइंट भी था। अब देखो ये तीनों चीजें न्यू थी ना,
एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन तीनों चीजों का इफेक्ट बैलेंस शीट में भी आएगा। डेटर्स में से माइनस कर देंगे तीनों को, 18,400 के डेटर्स से, इसमें से न्यू बेड डेट्स भी माइनस हो जाएंगे, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी माइनस हो जाएगा, और न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी माइनस हो जाएगा। यानी कि इन सब चीजों को बस एक साथ करके लिखना है। मेन पॉइंट यहाँ पर हमारा ये होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमारी यहां से माइनस हुई है और वहां ऊपर ऐड हो जाती है। ठीक है, इनको मेरे साथ साथ ना लिख लिया करो, क्योंकि जितना फिर वो थोड़ा सा ही क्वेश्चन बचता है, उसको सॉल्व करने में भी टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आए। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा अच्छा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 ऑन 27 मार्च बट द परचेजेस वाज नॉट रिकॉर्डेड। हमने देखो कुछ गुड्स रिसीव किए थे 27 मार्च को और हमने उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी कि हमने परचेज की एंट्री पास ही नहीं करी। तो हम क्या करेंगे, क्या इफेक्ट आएगा इसका, फोर्थ पॉइंट का, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट। हम ये मान लेंगे कि हमारी क्रेडिट परचेज थी, कितने के गुड्स थे, 6,000 के। तो देखो जर्नल एंट्री से ही पता चल रहा है, एक तो हमें परचेज की वैल्यू इंक्रीज करनी है, दूसरी हमें क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज करनी है बैलेंस शीट में, है ना। भाई हमने गुड्स परचेज किए थे, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए, उनका क्या इफेक्ट आएगा, एक तो हम अपनी परचेज की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे क्योंकि हमारी वो परचेज में इंक्लूड ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, परचेज में ऐड कर देंगे, न्यू परचेज करके डाल देती हूँ मैं। कितना था, 6,000। यहाँ तो ये ऐड हो जाएगा और ये 6,000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जब तुम क्रेडिटर्स लिखोगे, क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे परचेज की वजह से। कितना, 6,000। क्रेडिटर्स में 6,000 रुपीज ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर्स भी तो इंक्लूड, मतलब गलती से ये मत सोचना कि परचेज में इंक्लूड नहीं हुआ है तो बस परचेज को इंक्रीज कर दो, दूसरी जगह उसका इफेक्ट ही नहीं लोगे, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन हुई है। अगर तुमने ये कैश में परचेज किया होता तो कैश का बैलेंस डिक्रीज हो जाता, फिर हम कैश में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम कैश अकाउंट वहां पर क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हमने लाइबिलिटी इंक्रीज की है तो हम यहाँ पर क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, एक और पॉइंट है, ये सारे रेक्टिफिकेशन वाले पॉइंट डाल दिए इन्होंने एडजस्टमेंट में। लिखा हुआ है ऋषभ टू गुड्स ऑफ ₹2,000 फॉर हिज पर्सनल यूज बट वाज नॉट रिकॉर्डेड। ऋषभ ने अपने पर्सनल, ऋषभ कौन है, बिजनेस का ओनर होगा, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए थे और ये एंट्री हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 2,000 रुपीज क्या एंट्री पास होती है जब पर्सनल यूज के लिए लेकर जाता है ओनर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, टू परचेज अकाउंट, कितने रुपए, 2,000। तो देखो इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट जाएगा, जर्नल एंट्री से समझ आ रहा है ड्रॉइंग्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और परचेज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना। तो मैं क्या करूंगी, परचेज में से तो माइनस कर दूंगी, परचेज में देखो कितनी सारी एडजस्टमेंट आ गई ड्रॉइंग्स के नाम से। कितने रुपए हैं, 2,000, परचेज में से तो माइनस हो जाएंगे और ड्रॉइंग्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जब तुम कैपिटल में से ड्रॉइंग्स माइनस करोगे ना, तो ड्रॉइंग्स की वैल्यू देखो पहले से कितनी है, ट्रायल बैलेंस में चेक करो, ड्रॉइंग्स की वैल्यू है 12,000। अब यहाँ पर जब तुम ड्रॉइंग्स माइनस करोगे ना, तो कितनी ड्रॉइंग्स हो जाएगी, ये 12,000 तो पहले से है, 14,000 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 12,000 तो जो पहले से है प्लस 2,000 कहाँ से आया, जो पर्सनल यूज के लिए उसने गुड्स विड्रॉ किए थे, क्योंकि वो एंट्री हमने पास नहीं की थी ना, इट मींस वो ड्रॉइंग्स में इंक्लूड
नहीं था, तो यहाँ पर ड्रॉइंग्स की वैल्यू 12 से 14,000 हो जाएगी। क्लियर है? पॉइंट नंबर 6 देखो क्या है, चार्ज डेप्रिसिएशन 2% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ये पॉइंट तो तुम सॉल्व कर लेना, इसको मैं नहीं करा रही क्योंकि डेप्रिसिएशन का सिंपल पॉइंट है। लैंड बिल्डिंग पर 2% लगाना है, प्लांट मशीनरी पर 20% लगाना है और फर्नीचर पर 5% लगाना है। इस क्वेश्चन में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम ट्रायल बैलेंस के अंदर चेक करते हो तो तुम्हें एक चीज लिखी हुई मिलेगी, लोन फ्रॉम गजानंद। एक पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें ट्रायल बैलेंस के अंदर, लोन फ्रॉम गजानंद। हमने गजानंद से लोन लिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है उसको, लिया हुआ है क्योंकि क्रेडिट में दिया हुआ है, और वैसे भी लिखा हुआ है लोन फ्रॉम, मतलब हमने ये लिया हुआ है। कितना? 30,000। और इसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 जुलाई को। हमने कब लिया था ये लोन? 1 जुलाई 2020 को एट 6% पर एनम। अब देखो ये पॉइंट ऐसा है जिसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बोला, जिसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं बोला। अगर तुम्हें ट्रायल बैलेंस में इस टाइप की कोई भी चीज दिखती है ना, कोई लोन या कोई इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, ऐसी एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। इनको हम बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। मतलब ये तुमसे बोलेगा नहीं एडजस्ट करने के लिए, ये तुम्हें खुद से समझना है, ये पहले ये भी एक एडजस्टमेंट है, ठीक है, इम्प्लाइड होती है ये, ठीक है। अब इसका इफेक्ट कैसे लेना है? अब देखो एक बात सोचो, जब हमें लोन की वैल्यू गिवन है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, इसका मतलब हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले मैं इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेती हूँ। 30,000 के ऊपर 6%, हमें डेट गिवन है 1 जुलाई को लिया था, तो यहाँ से तुम काउंट करोगे तो तुम्हारे 9 मंथ्स आ जाएंगे। जुलाई से मार्च तक काउंट करते हो तो 9 मंथ्स आ जाएंगे। तो 9 मंथ्स का तुम देखो कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो। फाइव हंड्रेड 5,400 हो गया। हाँ नहीं 540 आएगा, गलत कर दिया मैंने, या सही किया है? कितना चाहिए? $1350, ठीक है। 1350 हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। अब देखो चेक करो, ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई इंटरेस्ट तुम्हें गिवन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस? ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं भी इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है, इंटरेस्ट ऑन लोन? तो तुम चेक करोगे तुम्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इट मींस ये जो इंटरेस्ट है हमारा, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। ये क्या है हमारा? आउटस्टैंडिंग है। समझ में आया? यानी कि ये एडजस्टमेंट के लिए देखो बाहर नहीं बोला हमसे, लेकिन हमें खुद से समझना है कि अंदर अगर हमें लोन दिया हुआ है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो हमें वहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना मैंडेटरी है, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, इट मींस हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना था। तो हम चेक करेंगे कि वो जो इंटरेस्ट की वैल्यू आई है, क्या हमने वो पे कर दी? तो अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इट मींस उसका इफेक्ट हम ले चुके हैं। तो ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, इट मींस हमने उसका इफेक्ट नहीं लिया है। तो ये भी हमारा एक टाइप का बन जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो देखो इसको कैसे दिखाओगे? 1350 आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, एक इफेक्ट तो उसका आएगा ट्रेडिंग सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है 1350, ठीक है। दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा? जब तुम बैलेंस शीट में लिखोगे लोन 30,000 का, इसके साथ में ऐड करके दिखा दोगे इसका इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 1350।
तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 31,350। ठीक है, 31,350। क्लियर है? तो ये एडजस्टमेंट होती है हमारी इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन नंबर 15 करके ना मोस्टली एडजस्टमेंट तुम्हारी कवर हो चुकी है। कोई एडजस्टमेंट एक आधी रहती होगी तो मैं नहीं कह सकती, बाकी इस चैप्टर की आई थिंक 99% एडजस्टमेंट तो हो चुकी है। 1% में मार्जिन लेकर चल रही हूँ, कोई रहती होगी बाय चांस तो ठीक है, वो तुम मुझे बताओगे। अब देखो मेरे पार्ट पे ये चैप्टर ना कंप्लीट ही मानकर चलो, अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मेरी इसमें आगे 1 क्लास और लगवाना चाहते हो, 2 क्लास लगवाना चाहते हो, कितनी लगवाना चाहते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। तो तुम अगर क्वेश्चंस करोगे तब तो हमारा क्लास करने का फायदा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है अब इसमें। मैं तो हर एक क्लास में 2-2 3-3 क्वेश्चन की एडजस्टमेंट कराती चलूंगी, बस मेरे लिए तो ये बचा है। तो अब तुम मेरे से डाउट्स पूछना नेक्स्ट क्लास से, जितने क्वेश्चंस कर सको ज्यादा से ज्यादा करना, टाइम कैसे भी निकालो, ये चैप्टर लेंथी है मुझे पता है, लेकिन करना ही पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, अभी किसी पॉइंट में डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बता दो। एक तो अपने आप को अनम्यूट किया करो, मैं अकेली बोलती रहती हूँ क्लास में। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ जल्दी से, किसी भी पॉइंट में जो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इनमें कोई डाउट है, या तुम्हें कुछ और लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसा लग रहा है समझ में आ रहा है ये चैप्टर हो क्या रहा है इसमें? हाँ भाई, यस मैम। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मुझे बताओ, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करना नहीं चाह रही हूँ। स्टार्ट करूंगी अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक एक क्वेश्चन में टाइम लगता ही है। बस जीएसटी के पॉइंट्स हैं, अगर तुम देखोगे जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में भी देखते हो तो जीएसटी वाला पॉइंट ना हमें इसमें ना तुम्हें हेल्प मिल जाएगी, हिंट में भी तुम एक बार चेक कर सकते हो। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, बस उसको सेट ऑफ करके लिखना होता है। जीएसटी का बस इतना ही पॉइंट है और कुछ नहीं, उसको बस सेट ऑफ करके लिखना होता है। ठीक है, बाकी सारी एडजस्टमेंट सिंपल ही है, मुझे कोई नया पॉइंट ऐसा लग नहीं रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक तुम्हारा अब होमवर्क ही है, जितने भी क्वेश्चन तुम कर सको करके लेके आना। नेक्स्ट क्लास में हम डाउट्स लेंगे, मुझे कुछ और नया लगता है तो मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, फिर हम उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक एक ही चैप्टर रहता है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला ना, उसके बाद तो वो कंप्यूटर वाले चैप्टर है थियोरेटिकल। मेन हमारा एक ही चैप्टर रहता है बस। ठीक है, तो मैं क्लास एंड ही कर रही हूँ, मैं आगे एक्सटेंड ही नहीं कर रही। कुछ पूछना है तो मुझे बता दो।